नमस्कार। विधान एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र सर और आज आप लोगों के बीच में पॉलिटी का एक नया सेक्शन लेकर आया हूं जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको पढ़ना सभी विद्यार्थियों को जो है आवश्यक है। यहाँ से जो है तमाम प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो तो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है आपको पंचायती राज व्यवस्था। तो देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब आई, कौन कौन से शासन काल थे जिस समय पंचायती राज व्यवस्था में वहाँ का शासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, वहाँ के मुखिया को क्या कहा जाता था और पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसकी चर्चा जो है स्थानीय स्वशासन को दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम शुरू करने का श्रेय जो है किसके शासन काल में होता है। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान में जो है कहाँ तक कितना अच्छा स्थान जो है प्राप्त करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में जो है कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं और कितने विषय शासन करने के लिए जो है पंचायती को जो है प्रदान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चर्चा भाग 9 में है उसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक आपका पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन जिसमें आपका गांव का शासन है और दूसरा है आपका नगर पालिकाओं से संबंधित शासन अर्थात जो है ग्रामीण और शहरी प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था में जो प्राचीन काल में जो व्यवस्थाएं थी उस समय के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था अर्थात स्थानीय स्वशासन, इसको जो है हम कहते हैं पंचायत। स्थानीय स्वशासन इसका मतलब क्या है आपका पंचायत। तो भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था आपके किस में है, भाग 9 में। पहला ही सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आप क्या बताओगे, भाग 9 बताओगे। इसके बाद देखिए अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद आपका 243 है। इसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने का श्रेय जो है सर्वप्रथम किसको दिया जाता है, तो चोल शासकों, चोल वंश के जो शासक हैं इन्होंने ही पहली बार जो है अपने शासन प्रणालियों में पंचायत के जैसी व्यवस्थाओं को जो है लॉन्च किया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम भारत में जो है स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज व्यवस्था का जो शुरुआत किया था वो प्राचीन काल में चोल वंश के शासकों ने किया था। तो पहला सवाल आपका यहीं से बन जाता है कि किसने किया था, कि चोल वंश के शासकों ने किया था। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में है, भाग 9 में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 243 में है। इसके बाद हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में कौन से शासन काल थे यानी प्राचीन में, और शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी, वहाँ के मुखिया को हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए पहला है आपका वैदिक काल। तो वैदिक काल की जानकारी जो है हमें अथर्ववेद में मिलती है। किसमें मिलती है, अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद से पता चलता है कि वैदिक काल जो शासन काल था उसमें जो शासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, ग्राम हुआ करती थी। और उस समय ग्राम के जो मुखिया थे उनको वैदिक काल में क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। इसके बाद देखिए जो दूसरा है वो आपका है बौद्ध काल। बौद्ध काल के समय में जो है शासन की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी, ग्राम हुआ करती थी। और यहाँ के मुखिया को जो है उस समय हम क्या कहते थे, ग्राम योजक कहते थे। फिर जो तीसरा स्टेप आता है वैदिक काल बीता, बौद्ध काल बीता, तो धीरे धीरे जो है यहाँ के शासन की जो छोटी इकाई हुआ करती थी हूबहू वैसे ही रही यानी ग्राम रही। लेकिन यहाँ पे जो है जितने भी मुखिया आते थे अपने अपने काल में लोगों के नाम में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया।
तो तीसरा जो आपका आया वो मौर्य काल आया। तो मौर्य काल में भी ग्राम की जो अर्थात शासन की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो क्या थी, आपकी ग्राम थी। लेकिन यहाँ पे मुखिया का नाम जो है उस समय बदल दिया गया। जैसे हमने देखा वैदिक काल में ग्रामणी और बौद्ध काल में ग्राम योजक, तो मौर्य काल में इसको हमने क्या कहा, ग्रामी कहा। लेकिन अब सवाल ये आपसे पूछा जाता है कि मौर्य काल की जानकारी जो है हमें सर्वप्रथम किससे मिलती है। तो देखिए अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और अर्थशास्त्र के माध्यम से जो है मौर्य काल की जानकारी जो है हमें किस में मिल रही है, अर्थशास्त्र में। कौटिल्य को जो है हम 3 नामों से जानते हैं। कौटिल्य हो गया आपका पहला, चाणक्य हो गया और विष्णुगुप्त हो गया। लेकिन सवाल यहाँ पे तमाम लोगों के दिमाग में आता है कि ये तो अर्थशास्त्र है। अब अर्थशास्त्र जो विषय वस्तु है इसमें अर्थ की चर्चा होगी, अर्थात इकोनॉमी की चर्चा होगी। लेकिन आप ये समझिए कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई है मौर्य काल में, उसकी विषय वस्तु क्या है। कभी कदार सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, तो आपको सिर्फ 2 चीजें बताना है कि कौटिल्य के द्वारा रचित जो पुस्तक अर्थशास्त्र है उसकी विषय जो है प्रशासनिक है, क्या है, प्रशासनिक और राजनैतिक है, प्रशासनिक और राजनैतिक है। तो 2 सवाल आपके यहीं से बन जाते हैं कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, कौटिल्य है। कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, प्रशासनिक और राजनैतिक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो काल आया उस काल में जो है शासन की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी और वहां के मुखिया को हम किस नाम से जानते हैं। तो चौथा जो आपका स्टेप है वो आया मुगल काल। मौर्य काल बीतने के बाद जो है शासन और प्रशासन ऐसे चलता रहा। बाद में जब मौर्य काल बीता तो भारत जैसे देश में मुगल काल का आविर्भाव हुआ। मुगल काल के जो शासन की सबसे छोटी इकाई थी वो भी क्या थी, उस समय ग्राम थी। यानी जो शासन अगर आपका शुरू होता है तो ग्राम स्तर से ही शुरू होता है। ग्राम स्तर से आपका जिले स्तर पे जाएगा, जिले से आपका राज्य स्तर पे जाएगा, राज्य स्तर से आपका कहाँ जाएगा, सेंट्रल लेवल पे जाएगा, अर्थात केंद्र लेवल पे जाएगा। तो मुगल काल में भी शासन की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी, ग्राम हुआ करती थी। और यहाँ के जो मुखिया होते थे उसे हम क्या कहते थे, मुकद्दम कहते थे। तो हमने देखा ये जो भी काल आए उस काल में जो है मुखिया का नाम में जो है परिवर्तन हो गया। इसके बाद आधुनिक काल आया, यानी ब्रिटिश काल जब हमारे देश में आया, यानी आधुनिक काल जिसे हम कहते हैं। तो आधुनिक काल में भी ग्राम की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे क्या बोला जाता है, ग्राम कहा जाता है। यहाँ पर गांव के जो सरपंच मुखिया होते थे उनको हम किस नाम से जानते हैं, सरपंच के नाम से जानते हैं। इस समय हमने देखा कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक जो है जितने शासन काल आए उस शासन काल में शासन की सबसे छोटी इकाइयों के बारे में हमने जाना। इसके बाद यहाँ के मुखिया के बारे में जाना। अब आगे हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल कैसे आया। औपनिवेशिक काल में जो है अर्थात आपके आधुनिक काल में ग्रामीणों को कैसे जो है और भी स्वतंत्रताएं दी गई और व्यवस्थाएं दी गई, उसके बारे में हम आगे बताते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए आधुनिक काल जैसे इसमें 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने अपने शासन में क्या किया था। तो लॉर्ड मेयो ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण की व्यवस्था के लिए अपने शासन काल में जो है पंचायत को कुछ विषय जो है दिए थे। वो कौन कौन से विषय थे, आपके शिक्षा थे और स्वास्थ्य थे। इसीलिए इन्हें जो है भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड मेयो ने पंचायती राज्य व्यवस्था में कौन कौन से विषय जो है पहली बार शामिल किए, तो आपका क्या है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है।
अगर सवाल पूछा जाए कि आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? लॉर्ड मेयो बताओगे। इसके बाद देखिए 1882 का जब समय आया, 1882 में लॉर्ड रिपन जो है आए, तो लॉर्ड रिपन ने जो है एक प्रस्ताव पारित किया अपने शासनकाल में। वो प्रस्ताव था, कौन सा प्रस्ताव उन्होंने पाया? एक जो है बोर्ड बनाया, एक का नाम था तालुका बोर्ड और एक का नाम था तालुका परिषद। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि किसके समय में जो है तालुका बोर्ड और तालुका परिषद प्रस्ताव पारित हुए, तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड रिपन के समय में जो है तालुका बोर्ड और तालुका परिषद के प्रस्ताव जो है पारित किए गए। इसीलिए जो है इनके शासन को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारत का उद्धारक एवं स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो सीधे सीधे तौर पे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताते हो? लॉर्ड रिपन। और आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो को। इसके बाद देखिए औपनिवेशिक काल आया। औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल 1919 में आया। 1919 में जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है इसमें शामिल किया गया। 1929 में जो है पंचायती राज व्यवस्था को इसमें शामिल किया गया। बाद में 1935 का एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम 1935 आया। तो 1935 के अधिनियम में जो है पंचायत को शासन जो व्यवस्था थी उनको जो 1935 के अधिनियम में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। यानी औपनिवेशिक काल में जो है आंशिक रूप से शामिल किया गया। इसकी चर्चा जो है आपको आर्टिकल ये आपको 1919 वाले में था, तो आंशिक रूप से जो है शामिल किया गया। लेकिन जब आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तब इसे जो है पूर्ण रूप से शामिल कर दिया गया। पंचायतों को जो है 1935 के अधिनियम में जो है पूर्ण रूप से शामिल कर दिया गया। सवाल आपके ये भी बनते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है किसके विषय है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है राज्य सूची के विषय है। राज्य सूची के विषय है पंचायती राज व्यवस्था। अब आगे हम देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को चलाने के लिए या पंचायती राज व्यवस्था कैसे असफल हुई और पंचायत को शासन करने में किसकी मुख्य भूमिका रही है, और पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से जो है पारित किए गए थे प्रस्ताव, और पंचायतों को शासन करने के लिए जो है कौन कौन से आपके कमेटियां बनाई गई। जैसे आपके बलवंत राय मेहता कमेटी हो गई, अशोक मेहता समिति हो गई, जी.पी.के. राव समिति हो गई, एम.एल. सिंघवी समिति हो गई, थुंगन समिति हुई। इन समितियों ने जो है पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से सुझाव जो है भारत सरकार को दिए थे। लेकिन इसके पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। और इससे पहले भी जैसे आपके महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी जो है पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल पक्षधर थे, और उन्हीं के समकक्ष में आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायतों में स्थानीय स्वशासन जो है वो चाहते थे कि जनता को जो है अपनी किस्मत जो है अपनी कलम से लिखे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी थोड़ा सा हम आगे जिक्र करेंगे और महात्मा गांधी के बारे में भी जिक्र करेंगे। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि बेसिक बुनियाद शिक्षा या पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थकों में कौन जाना जाता है, तो आप बताओगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। इसके बाद जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय जो है इन्होंने जो है किस किस कार्यक्रम की शुरुआत की, उस कार्यक्रम के माध्यम से पंचायतों को कैसे शासन व्यवस्था में भागीदार बनाया जाए, इनकी किस्मत को कैसे लिखा जाए, तो इन्होंने कई
शिक्षा जो है पंचायती राज में शामिल किया, लेकिन जब वो व्यवस्था असफल हुई तो असफल होने के बाद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि यह व्यवस्था जो हमारे द्वारा लॉन्च किया गया क्यों असफल हुआ। उसी व्यवस्था की असफलता को देखते हुए इन्होंने भारत में तमाम प्रकार की कमेटियों को बुलाया और कमेटियों से यह आशा किया गया कि आप जो है भारत में घूम घूम कर यह देखिए कि जो हमने पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण स्वास्थ्य या जो भी व्यवस्थाएं हमने लॉन्च किया था पंचवर्षीय व्यवस्था, यह व्यवस्था जो है कैसे फिसड्डी और असफल साबित हुए। तो आगे हम देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए या भारत सरकार को जो है तमाम प्रकार के सुझाव देने के लिए कौन कौन से समितियों का गठन किया गया और उस कमेटी ने क्या सुझाव दिया भारत सरकार को। पंचायत को अगर शासन करना हो तो किस तरीके से किया जाए शासन, जैसे ग्राम स्तर पर कौन कौन से वो बनने चाहिए, ब्लॉक स्तर या प्रखंड स्तर पर किसका निर्माण किया जाए, जिले स्तर पर किसका निर्माण किया जाए। तो आगे हम चर्चा करेंगे इसका।